बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के कॉप प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 सीरीज़ का तीसरा मैच गुज़िश्ता रात कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। पहले 2 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन तीसरे T20 में कीवी कप्तान टॉम लेथम खुशकिस्मत रहे और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कप्तान टॉम लेथम ने चैट बोस के साथ इनिंग का आगाज़ किया और स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पहले शाहीन शाह अफरीदी ने चैट बोस को बोल्ड किया और फिर विलियम शादाब खान का शिकार हो गए और न्यूजीलैंड को 56 रन पर 2 विकेट से महरूम होना पड़ा। लेकिन इसके बाद कप्तान टॉम लेथम ने डैरल मिचेल के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स पर अटैक किया और ख़ासकर स्पिनर इमाद वसीम और शादाब खान के खिलाफ रन बिटोरे। लेथम और मिचेल के दरमियान तीसरी विकेट पर कीवी इनिंग की सबसे बड़ी 65 रन की शराकत कायम हुई। इस मौके पर इम्कान था कि न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर बोर्ड की जीनत बनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को गेंद थमाई और दोनों ने मायूस नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी ने डैरल मिचेल को 33 रन पर पवेलियन भेजा तो हारिस रऊफ ने टॉम लेथम को मोहम्मद रिजवान के हाथों 64 रन पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 163 रन स्कोर किए। इब्तदाई 2 मुकाबलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स के अंबार लगाने वाली टीम पाकिस्तान 164 रन के हदफ के ताक़ुब में इब्तदाई से मुश्किल सूरत हाल का शिकार रही। पहले कप्तान बाबर आजम थर्ड मैन बाउंड्री पर कैच दे बैठे और फिर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने दूसरे T20 मैच में 50 रन की इनिंग खेली थी, वो रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की इब्तदाई विकटें ख़ज़ा रसीदा पत्तों की तरह बिखर गई। 164 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग ऑर्डर पर भी सवाल उठा और 88 रन पर पाकिस्तान के पहले 7 बैट्समैन पवेलियन लौट गए। 164 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के 7 बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 88 रन का हिस्सा जगमगा रहा था और यहाँ लगा कि न्यूजीलैंड की टीम एक आसान जीत को गले लगा लेगी। लेकिन फिर 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आने वाले तजुर्बेकार इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान की बैटिंग को सहारा दिया और उनका भरपूर साथ दिया फ़हीम अशरफ ने और दोनों के दरमियान 61 रन की पार्टनरशिप ने मैच को एक लम्हे पर ऐसा लगा कि पाकिस्तान की झोली में डाल दिया है। फ़हीम अशरफ 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि उसके बरक्स उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा दूसरे एंड से इफ्तिखार अहमद ने जारी रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैटिंग ऑर्डर एक मसला रहा है और इफ्तिखार अहमद का यही शिकवा रहा है कि उनको बैटिंग ऑर्डर में कोई एक मुस्तकिल नंबर नहीं मिलता। इस बार वो तीसरे T20 मैच में 8वें नंबर पर शादाब खान, इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी से नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने बैटिंग में अपना हक अदा कर दिया और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और सिर्फ 24 गेंदों पर 3 चौकों और 6 छक्कों के साथ 250 के स्ट्राइक रेट से 60 रन की शानदार इनिंग खेली। कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 164 रन के हदफ के ताक़ुब में एक मरहले पर जब पाकिस्तान के 7 बैट्समैन 88 रन पर पवेलियन लौट चुके थे तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान टीम ये मैच नहीं जीत सकेगी, लेकिन फिर इफ्तिखार अहमद और फ़हीम अशरफ की शानदार बल्लेबाजी ने इस मैच को पाकिस्तान के हक़ में किसी हद तक कर दिया था। लेकिन फिर इस मैच का टर्निंग पॉइंट आया। आखिरी ओवर में इफ्तिखार अहमद का पवेलियन लौटना मैच को पाकिस्तान से दूर ले गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान अगर जीत जाता तो सीरीज़ पाकिस्तान के हक़ में हो जाती, लेकिन अभी इस सीरीज़ के 2 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान को 2-1 की सीरीज़ में बरतरी हासिल है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरा T20 मैच जीत लिया है। 4 रन से कामयाबी के साथ टॉम लेथम की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा करने वाली न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम ने सीरीज़ में पहली कामयाबी हासिल कर ली है और सीरीज़ के बाकी 2 मैच अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को तीसरे T20 मैच में 4 रन से शिकस्त दे दी। खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड की इस अहम खिलाड़ियों के बग़ैर पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम की पाकिस्तान में जीत हैरान कुन है। पाकिस्तान की वो टीम जो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस सीरीज़ में शिरकत कर रही है, उसको तीसरे T20 मुकाबले में दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 4 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। एक मरहले पर बज़ाहिर ऐसा लगता था कि मैच एकतरफ़ा रहेगा और 77 रन पर 88 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान टीम इस मैच में टोटली बाहर हो गई थी, लेकिन 8वें नंबर पर आने वाले इफ्तिखार अहमद ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करके इस मैच को पाकिस्तान की गिरफ्त में ला दिया था, लेकिन पैदर पे फ़हीम अशरफ और उनके आउट होने से पाकिस्तान टीम जीत से दूर हो गई। पाकिस्तान और
न्यूजीलैंड के दरमियान इस तीसरे T20 मैच पर गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर जलाल उद्दीन साहब। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जलाल, आपकी तरफ आ जाता हूँ पहले। और जो खदशा दायर किया जा रहा था वो यही था कि न्यूजीलैंड की इस ऐसी टीम जिसमें अहम खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं वो पाकिस्तान टीम को सरप्राइज़ कर सकती है। टीम पाकिस्तान की हिकमत अमली और इस मैच में वो सारी चीज़ें आया हो गई। जी हाँ, देखें, पहले और दूसरे मैच में उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी न्यूजीलैंड की वो इम्प्रूव हुई और फाइनली तीसरा मैच उन्होंने जीत लिया। तो अपरेंटली जो बात नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि वो इस सीरीज को सीरियस खेल रहे थे और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी कर रहे थे। और उनकी बॉडी लैंग्वेज में 2 मैच हारने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि वो इस चैलेंज को कबूल करके और मैच जीतना चाहते हैं। और जब पाकिस्तान टीम को अगर इसके बरक्स देखा जाए तो थोड़ा कैजुअल हमें उनका लगा, क्योंकि 2 मैच जीत चुके थे। और ये चीज़ें जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको हारने की भी गुंजाइश निकल आती है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ मसले रहे और फील्डिंग में भी हमने थोड़े लैप्सेस किए। इसके बरक्स न्यूजीलैंड ने हर एरिया में अपने आप को कोशिश की कि वो करें। और इवन जब इफ्तिखार खेल रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि वो ये मैच हार चुके। उन्होंने आखिर तक एफर्ट्स किए और फाइनली मैच जीते। और जीतना भी न्यूजीलैंड को ही चाहिए था। जिस सिचुएशन से इफ्तिखार ने मैच को चेंज किया वो एक रेयर होता है, कभी कभी इस तरह से आके मैच जिताते हैं, मगर फाइनली जीता। तो ये सिर्फ एटीट्यूड की मैं बात करूंगा इसमें कि ये एटीट्यूड से ये मैच को जो हम अगर कंपेयर करें दोनों टीमों को तो न्यूजीलैंड का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ सिकंदर बख्श साहब मैं। और ऐसा लगता है कि इस टीम में सिर्फ बाबर आजम और रिजवान उनका नंबर तब्दील नहीं होगा और बाकी किसी के नंबर की कोई गारंटी नहीं है। लास्ट मैच में 19 गेंदों पर 33 रन स्कोर करके पाकिस्तान को 190 प्लस करवाने वाले इफ्तिखार अहमद चौथा छोड़ दें, पाँचवा छोड़ दें, ना तो शादाब खान, ना तो इमाद वसीम, ना तो शाहीन शाह अफरीदी उनसे ऊपर बैटिंग करने के लिए आने चाहिए। लेकिन इफ्तिखार को 8वें नंबर पर आपने खिलाया और 8वें नंबर पर भी आकर जो है उन्होंने आपको चने चबा दिए न्यूजीलैंड की टीम को। या तो सबसे पहले तो वही बात करूंगा जो तुमने शुरू में कही थी कि ये एक हमें ख्याल रखना चाहिए कि न्यूजीलैंड की जो है ये बिल्कुल सी टीम है। 9 लड़के इनके प्रॉपर लड़के जो है वो नहीं आए पाकिस्तान टीम में और पाकिस्तान के तौर पे, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमारे से मुकाबला किया। आज तो मैंने सोचा हुआ था कि 4 लड़कों की तब्दीलियां मेरे जहन में थी, मगर यहाँ पर सरासर मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये ज्यादती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कप्तान को और वाइस कप्तान को जो है इल्ज़ाम दूंगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बैट्समैन के ऊपर आप जो है शाहीन शाह अफरीदी को और उसका इमाद वसीम को, शादाब को भेज दें। मैं हमेशा कहता हूं कि शादाब को जो है गलत फहमी है कि वो बड़ा बैट्समैन है। अब शाहीन शाह अफरीदी को ये गलत फहमी हो गई है कि मैं बहुत बड़ा ऑलराउंडर हूँ। इनको भेजने की क्या जरूरत थी? इस वक्त जो है इनको आना चाहिए था। अगर देखो जो एक बैट्समैन होता है वो T20 के मैचेस में भी जो ऊपर जाता है तो 2-4 ओवर लेता है सेटल होने के लिए, वो उनको देना चाहिए। उसको 8वें नंबर पे भेजा है और फहीम अशरफ को उसको यार इंतहा हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि अगर क्रिकेट बोर्ड वाकई सख्त हो रहा है तो इनको सैक कर देना चाहिए कि जिसने भी ये फैसला किया है। ये मैच हम सिर्फ और सिर्फ कप्तान के इस फैसले से देखें, ब्रैडमैन को नहीं पता कि जो है शाहीन शाह अफरीदी बहुत जो है बड़ा जो है ऑलराउंडर है और शादाब बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। ये फैसले जो हैं बाबर के और रिजवान के, इनकी ये बेवकूफ़ी की वजह से ये आज का मैच हम हारे हैं। कोई आप मुझे लॉजिक बता दें, कोई तुक बता दें कि एक बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन, उसको इतना लेट भेजना। आपने उससे पहले इमाद को भी भेज दिया। इमाद के रन खत्म हो चुके हैं, मुझे लगता है कि जो उन्होंने करने थे PSL में अब कर लिए हैं। बॉलिंग में उनकी 2 ओवर में 22 रन उनको पड़े हैं। अब मुझे लगता है कि वो भी अब हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएंगे। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कसूर जो है इस वक्त कप्तान का और वाइस कप्तान का है कि उन्होंने जो ये 3 लड़कों को ऊपर भेज दिया जो प्रॉपर बैट्समैन है। फहीम अशरफ इज अ प्रॉपर बैट्समैन यार, 450 है उनके टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इज अ प्रॉपर बैट्समैन। आप उनको भेजें। शाहीन शाह अफरीदी कहाँ से आ गया बैट्समैन यार? कहाँ इन लोगों को गलत फहमी हो गई कि ये लोग बैट्समैन हैं और जाकर रन कर देंगे? तो मैं समझता हूँ कि आज का मैच बन गया था और आखिरी ओवर में इनको आना चाहिए था।
ये जो आखिरी ओवर में जब 10 रन रह गए थे, 5 रन रह गए, उस वक्त शाहीन को आना चाहिए था, उस वक्त शादाब को आना चाहिए था और मैच जिताने की कोशिश करनी चाहिए थी। और आज का मैच जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो गलत फैसले किए हैं कप्तान ने और वाइस कप्तान ने, मैं फॉरेन कोचेस को इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा कि वो इनको पता ही नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं। ये इनको पता है कि बड़े बड़े बैट्समैन हैं और ये सारी गलती इनकी है। और अगर क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी सख्ती से बात करता है तो सब नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। तो इधर मैं सोचता हूं कि क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही है, इनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। माजिद भट्टी साहब, लोग बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम जो है वो हर मैच में रन नहीं करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, बैट्समैन हर मैच में रन नहीं करता। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट का पिछले 2 साल में वतीरा हम देख रहे हैं कि हम बड़े टूर्नामेंट में डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे मैच देखे हैं जहाँ पर बाबर और रिजवान ने कारकर्दगी नहीं दिखाई है। कभी आसिफ अली छक्के मार देते हैं, कभी खुशदिल शाह मैच जिता देते हैं, कभी नसीम शाह आपको मैच जिता देते हैं, कभी शोएब मलिक आपको मैच जिता देते हैं, कभी मोहम्मद हफीज़ फिनिश कर देते हैं। लेकिन वो बड़े मैच जो हैं उनमें कामयाबी के बाद जो बाबर आजम और रिजवान के मामलात हैं वो दब जाते हैं। अभी आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम यही बात थी कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में बाद में बैटिंग करने के बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने तजज़िया किया है कि ये दो नो डाउट पाकिस्तान के मेन बैट्समैन हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन शायद ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नागुज़ीर हैं। आज सारा दिन खबर चलती रही कि मोहम्मद रिजवान की कमर में तकलीफ है और वो उनको रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन शाम को वो फिट हो गए। अगर छोटा मोटा उनको इंजरी का इशू था भी तो भाई आप मोहम्मद हारिस को ट्राई कर लेते। तो ये दोनों अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप शाहिद अय्यूब पे ब्लेम डाल देंगे, फखर जमान पर ब्लेम डाल देंगे। अगर मोहम्मद रिजवान आज का मैच ना खेलते तो कोई कयामत नहीं आ जानी थी, लेकिन क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थी पाकिस्तान की टीम, उन्होंने कहा कि पहला मैच हमने 88 रन से जीता, दूसरा 38 रन से जीता। ये तो एक कमजोर टीम है जिसका मेला हम सब मिलके लूट लेंगे। लेकिन आप देखें कि तीनों मैचेस में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई, बल्कि आज तो पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर भी एक्सपोज होगी। अगर आज इस तीसरे मैच में इफ्तिखार के 60 रन ना होते और 27 रन फहीम अशरफ ना बनाते तो पाकिस्तान तो 88 रन पर 7 विकेट गंवा कर ये मैच एकतरफा हार जाता। तो मेरे ख्याल में इसमें सोचो विचार की जरूरत है। नए कोचेस आए जरूर हैं, लेकिन ग्रांट ब्रैडमैन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नया नाम नहीं है। वो कुछ 4 साल पहले पाकिस्तान के फील्डिंग कोच रहे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे। हमारी क्रिकेट में पसे पर्दा जो कहानियां हैं उनको सब पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है। लेकिन ठीक है, चूंकि उनका तीसरा मैच था, शक का फायदा दिया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान गैर जरूरी तौर पर ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, कैजुअल इस मैच को लेकर गलत प्लानिंग की वजह से मैच हार गए। अदरवाइज मेरे हिसाब से पाकिस्तान को ये मैच हारना नहीं चाहिए था। आपने गुफ्तगू सुनी माजिद भट्टी साहब की और जलालुद्दीन साहब, सिकंदर बख्श साहब की। अगर आप दूसरे मैच की तरफ मैं आपको लेकर जाऊं तो बाबर आजम ने 15वें ओवर में अपने 50 रन मुकम्मल किए थे और आखिरी 24 गेंदों पर पाकिस्तान ने 56 रन स्कोर किए और उन 56 रन की बदौलत पाकिस्तान 190 प्लस करने में कामयाब हुआ। ये जो तीसरा मैच है, आपके ख्याल में खेल में हार जीत हो जाती है, कोई तूफ़ान नहीं आ गया, कोई ज़लज़ला नहीं आ गया, लेकिन ये बात बड़ी तहफ़्फ़ुज़ की है कि न्यूजीलैंड की वो टीम जिसके पास बड़े खिलाड़ी नहीं है, एक नई टीम है और हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, हार जाना सवाल तो उठेगा। जी जलालुद्दीन साहब। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन याया बात यह है कि जो क्रिकेट है ना, वो जैसे अभी आपने सेकंड मैच की बताई बात बाबर आजम की, तो अगर तो कंडीशन मुश्किल है और उस वक्त आपसे बैटिंग होना मुश्किल हो रही है तो तब तक तो ये जस्टिफाई होता है कि आप अर्ली ऑफ द इनिंग थोड़ा सा स्लो खेल के बाद में रिकवर कर लें। मगर अब जहाँ इस तरह की सिचुएशन नहीं, तो आपको हर फेज में उस जगह की रिक्वायरमेंट या उस ओवरों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिकेट खेलनी होती है। और सारा गेम आजकल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट्स का है। तो हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि आप हर फेज में, यानी अगर पावर प्ले है तो उस फेज की जो रिक्वायरमेंट है वैसा खेलना है, नहीं खेलना है, और इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो उस तरह खेलना होता है, मां सिवाय इसके कंडीशन मुश्किल हो। तो यहाँ जैसे अभी हम सब यही बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें
में खराबी है, उस खराबी की वजह से ओवरऑल टीम मोर और लेस कहीं ना कहीं जाके इस तरह की परफॉर्मेंस दे देती है जो कि नहीं देनी चाहिए। तो ये सब चीजें सही करने की जरूरत है, ये हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे। इसमें कप्तानी का रोल भी है, इसमें जब डिसीजन मेकिंग है उसमें भी ये चीजें आ जाती हैं, चाहे वो टीम मैनेजमेंट की तरफ से हो, चाहे वो कप्तान की तरफ से हो। तो एक ओवरऑल लुक जो है टीम का, वो एक प्रोफेशनल टीम के हवाले से उस तरह का नजर नहीं आता। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज आप मैच भी हार गए, और अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आइंदा जो 2 मैच हैं वो बड़े क्रूशियल हो जाएंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आज इतना अच्छा मैच जीत लिया न्यूजीलैंड ने, तो अगले 2 मैच वो इतनी आसानी से नहीं हारेगी। जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद रहेंगे वीडियो लिंक पर अमेरिका से। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच में खेल पर तबसरे और तजिए के लिए तीसरे T20 मैच में कदाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड की वो टीम जिसके साथ तजुर्बेकार खिलाड़ी मौजूद नहीं है, उसने सरप्राइज़ किया है टीम पाकिस्तान को। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दी है। गुफ्तगू के लिए अब हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल साहब। अमरीका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। लेकिन कामरान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम एक छोटी टीम से हारे हैं। गुज़िश्ता 2 साल में अगर हम बात करें, हम होम ग्राउंड पर जिम्बाब्वे से हारे हैं, जिम्बाब्वे जाकर जिम्बाब्वे से हारे हैं, पर्थ में वर्ल्ड कप का मैच हम जिम्बाब्वे से हार गए हैं, हम रॉटरडैम में जिस तरह हॉलैंड के ख़िलाफ़ जीते हैं वो सबके सामने हैं, फिर हम एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, हम छोटी टीमों के साथ जिस तरह मुश्किल सूरत हाल में जीतते हैं वो सबके सामने हैं, और वर्ल्ड कप के हम फाइनल तक पहुँचे। अगर नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका में हराती तो शायद हम नहीं पहुंचते। तो ये सारी चीज़ें अपनी साथ मौजूद हैं। तो ये जो नाकामी है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं इसी तरह ही देख रहा हूं, जैसे आपने इंट्रो में बताया, जिम्बाब्वे से हम पाकिस्तान में भी हार गए हैं, जिम्बाब्वे पे भी हार गए हैं, नीदरलैंड से हम बड़ी मुश्किल से जीते हैं, वर्ल्ड कप में हारे हैं। उस तरीके से देखूंगा, और गलतियां इसमें अपनी है, अपने ब्लंडर है। आप किसी को ब्लेम दें कि उसकी वजह से हारे हैं, मेरे ख्याल से कौन पूछने वाला है? इस जो कल मैच खेला गया, जो तीसरा T20 मैच खेला गया, कौन पूछेगा? बैटिंग ऑर्डर था या लाहौर की ये यहाँ पे धर्मपुरा ग्राउंड है, आपको आइडिया होगा, ग्रेड कादर भाई के सामने है, वहां पे मैच हो रहा था। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर भेज रहे हैं यार, इफ्तिखार को आपने 8वें नंबर पे भेजा है, ये कौन डिसीजन लेने वाला है? कौन पूछने वाला है? इस चीज पे तो मैनेजमेंट को तो सामने खड़ा करके पूछना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो ऐसे। ये इंटरनेशनल मैच हो रहा था, आप ओपनर्स को सेटल कर रहे हैं, 4 पे जबरदस्ती, 5 पे जबरदस्ती सेटल कर रहे हैं, उसके बाद आप चेंज विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करके नसीम शाह को खिला रहे हैं। पहला हक इसानुल्लाह का बनता था, नो डाउट जमान खान भी बड़ा जबरदस्त है, अच्छा बॉलर है, पेस है, लेकिन जो एक्साइटमेंट, जो पेस इसानुल्लाह के पास है, उसका हक बनता था। आपने ठीक है जीत ले, आप सीरीज आपने नाम करने के बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर आप ऐसे बैटिंग ऑर्डर भेजेंगे, फिर ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। इस टीम को जहां पे मैं 10-0 समझ रहा था कि 10-0 करना चाहिए, उस टीम से मैच हार गए हैं। हमारी क्रिकेट को एक्सपोज कौन नहीं कर रहा? अब मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने भी कर दिया है। न्यूजीलैंड की, ये मैं बी टीम नहीं कहता, इनकी डी टीम मैं कहता हूँ। यार प्लेयर्स नहीं है उनके पास T20 वाले, वनडे प्लेयर्स, वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं समझ रहा हूँ आए हैं। 11 की लिस्ट होती है ना, वो पूरे करने आए हैं, वो खेल रहे हैं, उससे मैच हार गए। 164 रन हम लोगों से चेज नहीं हुए। ये मेरे ख्याल से अपने ब्लंडर है, अपनी गलती है। मैंने कहा था ये उस वक्त ही हारेंगे जब खुद गलतियां करेंगे, और गलतियां की हैं उन्होंने। और हम इस पे हम लोग अब बात करेंगे कि बाबर ने रन नहीं किए, रिजवान ने रन नहीं किए, टेक्निकल कोई बात नहीं करेगा इस पॉलिसी पे, या इनको कुछ कहेगा टीम मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस पे, तो वो समझेंगे पता नहीं ये कौन है, इंडिया से उठ के आ गए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कौन होते हैं करने वाले। इफ्तिखार ने 60 नहीं किया। मेरे ख्याल से जो क्रिकेट खेलने वाले जलाल भाई हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले इस चीज को एग्री नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये गलत चीज हुई है जैसे क्रिकेट खेली है। पहले तो 164 रन करने नहीं देने चाहिए थे, 130-140 के अंदर ही आउट करना चाहिए था, आपने उस पे नहीं आउट किया। फिर आप चेस नहीं कर रहे हैं, जो 15 ओवरों में 16 ओवरों में करने चाहिए वो आप 5 रन से मैच आ रहे हैं, 20 ओवर तक मैच लेंगे, वो भी फाइम की बैटिंग और इफ्तिखार की बैटिंग की वजह से आप जीते हैं। तो आप ऐसे तो नहीं कामयाब हो सकते। मेरे ख्याल से ये इस पे कौन, ये अभी की बात नहीं है, पिछले 6-7 साल से
पिछले 2 साल से आप देखें, कभी इमाद 5 पे आ रहा है, शदाब आ रहा है, आप स्पेशलिस्ट खिलाएं जिस नंबर के हैं, इफ्तिखार को भेजे, इफ्तिखार आता तो शायद बेशक 3-4 आउट हो गए थे, लेकिन शायद वो 2 ओवर पहले मैच खत्म कर देता। क्या उसको सिंगल नहीं करनी आती? क्या उसको स्ट्राइक रोटेट नहीं करनी आती? या सिर्फ उसको बाउंड्री के बाहर छक्के मारने के लिए रखा हुआ है? जलालुद्दीन साहब, ये जो कामी ने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, ये बाबर आजम और रिजवान के ऊपर इसीलिए गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े परफॉर्मर ये दोनों खिलाड़ी हैं, लेकिन एक सीरीज़ में 1 मैच 2 मैच, लेकिन जो हमारी बड़ी टीमों के खिलाफ कारकर्दगी है वो सबके सामने है। हम इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ 3-0 हार गए, हम इंग्लैंड के साथ 7 T20 मैचों की सीरीज़ जो है वो सीरीज़ में 2-1 होके हार गए, हम न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज़ 2-1 होके हार गए। लेकिन इस टीम में अगर कुछ तब्दील नहीं होता तो वो बाबर आजम का नंबर है, वो मोहम्मद रिजवान का नंबर है। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे कामरान अकमल, आप पहली होम सीरीज़ खिला रहे हैं यहाँ पर जमान खान को, आपने 2 मैचों के बाद उनको बाहर बिठा दिया। मिडल ऑर्डर इस टीम का हो या ना हो, बाबर और रिजवान का नंबर तब्दील नहीं होता। हम आखिरी 2 गेंदों पर अफगानिस्तान को शारजा में 2 छक्के मार के जिता देते हैं, नसीम शाह, और उसके बाद कैसे जीत गए ये किसी ने नहीं पूछा। तो ये सवाल तो उठेगा, फिर बाबर आजम और रिजवान पर तनकीद तो बनेगी ना कि वो अपना नंबर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पिछले मैच में जिस खिलाड़ी ने 19 गेंदों पर 33 किया, उसको आप 8वें नंबर पर भेज रहे हैं। कामरान कह रहे हैं ये धर्मपुरा की टीम तो नहीं है ना भाई? कामरान जो जिन चीजों की निशानदेही कर रहे हैं वो रिलेट करता है अकाउंटेबिलिटी से, कि हमारे यहाँ उस तरह का कोई सेटअप ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ इनफरादी कारकर्दगी भी तो है ना जलालुद्दीन साहब? एग्जैक्टली, चाहे इनफरादी हो टीम परफॉर्मेंस, दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर किसी ने अकॉर्डिंग टू मैच रिक्वायरमेंट नहीं खेला तो वो भी अकाउंटेबल होगा, चाहे वो बाबर आजम हो या कोई और प्लेयर हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो आजम ने कामरान अकमल ने कहा है, उसका मकसद यही है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो ऐसी हो रही है जिसमें लॉजिक नजर नहीं आ रही। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर की बात हुई, अब एक इस्टेब्लिश हो चुका है कि इफ्तिखार एक फ्लोटिंग बैट्समैन नहीं है, वो एक इस्टेब्लिश बैट्समैन है, उसको एक नंबर मिलना चाहिए 4-5 के करीब कहीं। तो इस तरह के जो डिसीजन है, ये जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि टीम में जो प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो उसकी क्वालिटी नहीं है, वो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और उस सब चीजों के बावजूद हम उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जब होती है जब आप कोई वैल्यूज सेट करें, उस वैल्यूज के मुताबिक क्रिकेट खेली जाती है, वो यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रही। तो ये चीजें हमेशा पिछले कई साल से, जैसे कामरान ने कहा, चल रही हैं, चलती रहेंगी जब तक कि इन छोटी छोटी चीजों को सही नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये कोई भी टीम जो है वो ऐसे जीता नहीं करती, हर एक बॉल की वैल्यू होती है, हर एक रन की वैल्यू होती है। हम ऐसे तुक्के में हर वक्त हर जगह नहीं जीत सकते। बार दफा अच्छा भी खेल जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सही हो गए। हमें ओवरऑल चीजें सही करनी है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो टीम की कॉम्बिनेशन हो। जैसे अजहरुल्लाह की बात हो रही है, यकीनन वो परफॉर्म करके आया, उसको पहले मौका मिलना चाहिए था, उसूलन उसको देना चाहिए था। ये वो क्या, ये डिसीजन मेकिंग है जो कि गलत हो रही है। तो मैं ओवरऑल जो बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि बड़ा कैजुअल से एटीट्यूड से क्रिकेट खेली जा रही है। जैसे कामरान ने कहा कि कोई मोहल्ले का मैच थोड़ी हो रहा था यार, इसमें एक प्लान होता है, जिसका जो रोल होता है उसको दिया जाता है। इफ्तिखार एक अरसे से अच्छा बैट्समैन के तौर पे परफॉर्म करता रहा, उसको एक एस्टैब्लिश प्लेयर के तौर पे, यानी बैट्समैन के तौर पे उसको उसका ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर मिलना चाहिए, वो फ्लोटिंग प्लेयर नहीं है। तो ये सारी जो बात ओवरऑल जब आके बात खत्म होती है वो यही होती है कि इन चीजों को सही करने की जरूरत है, ताकि कंसिस्टेंसी हम शो कर सके अपनी परफॉर्मेंस में। अगर हम अच्छे हैं, या तो ये कह दो कि हम उनसे अच्छे है ही नहीं। लेकिन कामरान, ये जो अभी ये बात हो रही थी बाबर और रिजवान की, इसीलिए इनकी बात होती है कि पाकिस्तान टीम के सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ी ये हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम के पिछले 2 साल में कामयाबियों की हम बात करते हैं तो कामयाबियों में इन 2 खिलाड़ियों का किरदार आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम बात करते हैं तो बहुत आगे ये दोनों खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। लेकिन इन 3 मैचों तक मैं महदूद रहूँगा। शादाब खान का इस टीम के साथ क्या रोल है? वो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। हमने शारजा में देखा कि उन्होंने अपने ऊपर इमाद को भेज दिया, उन्होंने अपने ऊपर जो है वो आज़म खान को भेज दिया, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनसे नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब जब पिछले मैच में पाकिस्तान ने 24 गेंदों पर आखिरी 56 रन बनाए थे, बाबर के साथ अच्छा फिनिश किया था इफ्तिखार अहमद ने, तो फिर इस मैच में नंबर 5 पर शादाब खान का बैटिंग आना इस मैच को, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकालने का एक
अहम नुक्ता था, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? देखिए, ये तो बात आप इस मैच पे ना रिलेट करें। ये अब वो कोच हमारे जो न्यूजीलैंड टीम आई हुई है उस डगआउट में बैठे हुए हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए हैं। वो हेड कोच थे, कप्तान यही थे। जहां तक आपने बात की है कि बाबर और रिजवान को ही ज्यादा पूछेंगे, वो अपना नंबर चेंज नहीं करते। देखिए, इन दोनों ने अपनी जगह खुद बनाई है, अपनी परफॉर्मेंस से बनाई है ओपनर। इससे पहले फखर था T20 में, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 में जैसा इन्होंने एज ओपनर परफॉर्म किया, किसी ने नहीं परफॉर्म किया, और ऐसे ही करते जाए। जब ये 11 में या 15 में है ना, तो फिर आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इनका जो नंबर है, जहां पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसी नंबर पे खिला सकते हैं आप। उस वक्त आप इनको चेंज करें। आप ये ना कहें कि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे आ जाए। आप उन ओपनर को उस वक्त खिला सकते हैं जब ये रेस्ट करना चाहे, या इनको रेस्ट करवाएं। जैसे अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई है, ऐसी टीमें आई है, जैसे न्यूजीलैंड टीम आई है, उस वक्त आप रेस्ट करवा के अगले को, दूसरे को, किसी को ओपन भिजवा सकते हैं। अगर आप स्क्वाड का हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी जगह बनती है। आप फिर स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। मिड ऑर्डर है तो मिड ऑर्डर के साथ जाएं। आप जबरदस्ती ना किसी को सेटल करें और उसके नंबर से हट के। जैसे पिछली जो बोर्ड था, उन्होंने चेंज की ओपनर्स की। ईशान को 4 पे खिलाना शुरू कर दिया, हारिस को 4 पे लाना शुरू कर दिया। ये देखे, मेरे जैसा क्रिकेटर जिसने, मैंने क्रिकेट खेली जितनी, अल्लाह का शुक्र है इस पाकिस्तान के लिए 15-16 साल। जलाल भाई ने इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक, हर बच्चे को अपने हाथों से खिलाया, डोमेस्टिक खिलाई है। इन जैसे क्रिकेटरों को ये बेवकूफ नहीं बना सकते, ये दिखा रहे हैं। और 5 नंबर पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं किसी ऑलराउंडर को खिलाना? मुझे परफॉर्मेंस गिना दे, नवाज की भी, वो बाहर बैठा हुआ है, शदाब की भी गिना दे 5वें नंबर पे। उसके बाद मुझे इमाद की भी दिखा दे। यार, आप ये क्रिकेट लीग क्रिकेट नहीं हो रही। ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इंटरनेशनल मैच समझ के खिला रहे थे। आप बैटिंग ऑर्डर भेज रहे थे। आप में इतना तप्पड़ है, इतना दमखम है। अब मुझे बताएं, विराट कोहली ऊपर से आउट हो जाते हैं, क्या वो 4 पे आता है? या वो हार्दिक पांड्या 8वें नंबर पे आ जाता है? उसका एक नंबर है, वो उसी नंबर पे आता है। श्रेयस अय्यर आता है 5वें पे, तो 5वें पे आता है। छठे पे नंबर रखा हुआ हार्दिक पांड्या, तो छठे पे आना है। वो उससे बड़ी हिट तो नहीं ना इस क्रिकेट में मार सकते। तो ये समझना चाहिए। ये आप इस रोल को डिफाइन कर देते हैं बैट्समैनों के लिए कि ये सिर्फ पावर हिटिंग करेंगे। आपने आगे 3 बैट्समैन गायब कर दिए हैं, खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, इसी रोल के लिए 3-4 छक्के मारे। तो जब नहीं लगते तो आप जैसे, हमारे जैसे, फिर हम लोग बात करते हैं, उन प्लेयरों की बात करते हैं। लेकिन हम लोग बात गलती की नहीं करते, जो डिसीजन लेते हैं उनकी बात नहीं करते। हम प्लेयरों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उनकी खराब परफॉर्मेंस है। हम ये नहीं देखते जो जलाल भाई बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, चेक एंड बैलेंस किसने करना है, अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है, वो कौन पूछेगा? चेयरमैन साहब, अगर वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मेरा मौकफ है। अगर कोई गलती करता है टीम मैनेजमेंट या प्लेयर, तो उनका काम है पूछना। वो कह देंगे मेरी डोमेन नहीं है, मैंने टीम हायर कर दी है। फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? चले जाएं। यही मैं एहसान मानी के लिए कहता था, उससे हर बोर्ड से पहले जो भी चेयरमैन होता है उनके लिए कहता था। मैं आज सेठी साहब के लिए भी कहता हूं कि आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी तो फिर आप चले जाएं। आपने टीम बना दी या टीम चलती रहेगी, आप चले जाएं घर। फिर जैसे भी डिसीजन हो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी जब तक पूछेंगे नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, तो उतनी देर अच्छा काम नहीं होगा। और ऐसे काम करके तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज कर रही है हर छोटी टीम आके। अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं जलालुद्दीन साहब, कामरान अकमल। तो अकाउंटेबिलिटी की तो बात की थी नजम अजीज सेठी साहब ने। उन्होंने कहा था कि जी तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो है वो अलग अलग दुनिया एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो उस पर आपको पता है कि एक तूफान सा आ गया। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ ये मैनेजमेंट क्या नई चीज़ लेकर आती है। वो तो डाबी शायर में बैठे हुए हैं आपके जो डायरेक्टर क्रिकेट है मिकी आर्थर साहब, लेकिन ये जो ब्रैडबर्न है उनकी तो ये पहली सीरीज़ है। लेकिन बाबर आजम तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। उनको ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई कैसे नंबर चेंज हो रहे हैं। अपना नंबर उनका चेंज नहीं हो रहा, आप बॉलिंग में भी तब्दीलियां कर रहे हैं, आप मिडिल ऑर्डर को सेटल नहीं होने दे रहे। तो बाबर आजम की यहाँ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? डेफिनेटली बनती है। देखें, अब क्रिकेट में पहले तो एक ही लीडर होता था जो कि कप्तान होता था। अब 2 लीडर होते हैं, कोच जो हेड कोच होता है और जो कप्तान, दोनों मिलके जो फैसले करते हैं और दोनों उसके जिम्मेदार होते हैं। टीम हारती है तो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और जब जीतती है तो भी उनको क्रेडिट मिलता है।
अब मसला जो यहाँ आ रहा है वहां यहाँ ये चीजें आ रही है जो हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है, फैसले जो करे जा रहे हैं, वो फैसले किसी को बाहर से बैठ के समझ में नहीं आ रहे, ना वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर तो रहा है। तब्दीलियां भी तो नहीं हो रही सर ड्रेसिंग रूम में। 5 खिलाड़ियों को रेस्ट कराया था तो आपको पता तूफान आ गया था। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ नहीं, जो 5 खिलाड़ी को रेस्ट कराया था तो उसको भी डिफाइन करने की जरूरत होती है। एट रैंडम आप कोर को हटा के नए को खिला दें, वो भी सही नहीं होता। आपको एक सिस्टमेटिकली कुछ लोगों को लेके चलना होता है, कुछ के साथ नए लड़कों को खिलाना होता है। ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, इसको समझने की जरूरत है। जो अकाउंटेबिलिटी आप कर रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी ऐसे नहीं होती। पहले आप वैल्यूज एग्रीड कराते हैं विद द प्लेयर्स कि भाई हम इस तरह इस सीरीज को खेलेंगे, यही हमारे वैल्यूज है, हम टीम के लिए खेलेंगे, हम ये स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे, हम इस तरह बॉलिंग करेंगे। जब हम उस तरह नहीं करते तो फिर उसके अगेंस्ट हम डिस्कस करते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और अगर फेल होता है तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी करने का भी एक प्रोसीजर है। जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से एग्री कर रहा हूँ। बाबर आजम हो या रिजवान हो, दोनों को अगर स्ट्राइक रेट का इश्यू आता है तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। पहले हम उनसे बेहतरी की बात करेंगे, फिर उनसे कहेंगे कि अगर नहीं आपसे हो रहा तो फिर आप अपना नंबर नीचे करें। उन पर चार्ज यही ज्यादा लग रहा है जो मैं देखता हूँ। प्लेयर तो वो क्वालिटी के, मगर उनका ये होता है कि जी वो ओपनर ज्यादा खेल जाते हैं, स्ट्राइक रेट हमें वो चाहिए, पावर प्ले में वो नहीं है। तो ये बैठ के डिस्कस करके उनसे इंप्रूव कराने की जरूरत है ना। क्यों नहीं कर सकते? वो इंप्रूव कर सकते हैं। ये ईगो का इश्यू क्यों बना हुआ है? और जहां तक रहा बाकी चीजों का, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। और मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि यहाँ पे बहुत चीजें सही होने की जरूरत है, और उसका जिम्मेदार टीम एंड टीम मैनेजमेंट ही होती है, कप्तान एंड टीम मैनेजमेंट होती है। बहुत शुक्रिया आपका। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ के तीसरे मैच में टीम पाकिस्तान की 4 रन से शिकस्त के बाद जो सवालात उठ रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान टीम के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, वो इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात का सबब हैं। और इस हवाले से हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। score@jio.tv पर इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।